बहुत अच्छा है मॉर्निंग के लिए, तो वो भी शेयर कर सकते हैं अपना मॉर्निंग के सेशन में। तो ठीक है, अभी हमारा क्योंकि आज तक अभी ये जो हमने सेंटर्स के ऊपर जाके अपने सारे सेंटर्स की हीलिंग की है, उसकी ब्लॉकेजेस निकाली हैं, तो ये प्रैक्टिस अब हमें डेली कैसे करनी है, हम हर रोज बैठ जाएंगे किसी भी टाइम के भी दिन में, अगर सुबह सबसे पहले बैठ के करते हैं तो बहुत अच्छा है कि 7 चक्रास हैं, हर एक के ऊपर एक एक बार जाना है। और उसके ऊपर जाकर जो हम कि भाई किसी पर ला लम है, यम है, रम है, हम है, तो सबके ऊपर जाके और 3 3 बार हमें ये चैंटिंग अपनी करनी है कि भाई 7 चक्रास हो गए, तो इसका मतलब 21 टाइम हर एक सेंटर के ऊपर 3 टाइम्स हमें वो अपना बोलना है। एक के ऊपर, फिर दूसरे के ऊपर, फिर तीसरे के ऊपर, ऐसे करते करते 21 टाइम्स हमारी ये हो जाएगी, तो हर रोज उसके ऊपर रहेंगे। तो जीवन में ना एक खिलावट रहती है कि हाँ, सारे सेंटर्स जो है कहीं से किसी में कोई ब्लॉकेज नहीं है, डेली डेली वर्किंग उनके ऊपर करने से पूरे जीवन में, हर जोन में, हर सेक्टर में ऐसे लगता है खिलावट सी रहती है, कॉन्फिडेंस बना रहता है। और ब्लॉकेज निकलने का मतलब ये होता है कि हर तरफ से ऐसे जब नेचर के पास जाते हैं तो उसकी सुंदरता और भरपूर तरीके से ऐसे लगता है कि हाँ, हमारे ऊपर सब बरस रहा है। तो ये जो बेनिफिट है, ये हमें अपने सेंटर्स के ऊपर काम करने से और मिलती है। और हमारा जो कल का चैप्टर था बहुत ही अच्छा था कि भाई कैसे अपनी विशेस को, जो हमारी विश लिस्ट है, उसको लिखकर हम अपने पास रखेंगे पॉकेट में और उन्हें पूरा होते हुए देखेंगे। तो सब लोगों ने की अपनी कल प्रैक्टिस। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कई बार कि भाई जो हमारे बड़े ड्रीम्स होते हैं उनमें थोड़ा टाइम लगता है आने में हमारे पास, लेकिन जो हम डेली के जो हमारे काम होते हैं, जो हम डेली की टू डू लिस्ट बनाते हैं, तो उनके साथ भी ये प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं कि अभी बैठकर हमने अपनी 10 चीज़ों की लिस्ट बनाई और उसको पॉकेट में डाल लिया, और शाम तक देखना है कि हाँ, वो किस तरह से हमारी 1 बाय 1 और बहुत ही सुंदर तरीके से पूरी होती जा रही है। तो टू डू लिस्ट वाला हमारा एक पहले भी आया था चैप्टर, उसमें तो बिल्कुल ही डेली रूटीन का था। तो कल जो हमने किया था वो था हमारी की इच्छाएं जो हमने लिखी हुई हैं, उनको हम अपना पूरा होते हुए देखें। और ये जो टू डू लिस्ट वाली जो प्रैक्टिस है, ये हम अपनी डेली में ही आदत डाल सकते हैं। हाँ, क्या हमें तो आदत पड़ गई है, हम तो हर रोज अपनी एक लिस्ट बनाते हैं, पॉकेट में रख लेते हैं और निकल जाते हैं घर से साहब बन के, और फिर उन्हें पूरा करने में लग जाते हैं। तो बहुत मजा आता है इस प्रैक्टिस को करने में। और धीरे धीरे, क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जो टाटाज हैं, उनसे जब उनकी सक्सेस का जब एक पता करते हैं कि भाई, लोग पूछते हैं कि भाई आप लोग कैसे हर चीज इतना मैनेज्ड वे में करते हो, कैसे हर चीज में आगे आगे बढ़ते जाते हो, तो उन्होंने भी यही बताया कि हम अपने सारे होने वाले कामों की एक लिस्ट बना के रखते हैं ताकि हमें सोचना ना पड़े कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। एक बार लिख लिया, फोकस सेट हो गया, गोल सेट हो गया, अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, तो हर चीज एक फिक्स कर लेते हैं अपनी। तो ये बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस है, मुझे लगता है कि हर एक ने अपनी अपनी लिख ली। अब पूरे दिन का पता है, किसी का फोन आ गया, किसी ने बुलाया है, तो हमें पता है कि हमारा टाइम शेड्यूल क्या है, क्या हमारे पास वहां जाने के लिए टाइम है। क्योंकि कई बार होता है हमें आगे करने वाले काम ध्यान नहीं रहते और बीच में एक और नया का ये काम आ गया, तो हम आगे करने वाले कामों को छोड़ देते हैं, जिससे कि वो रह जाता है। तो ये बेनिफिट है कि भाई हमने अपना लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि हम कहाँ से अपना टाइम स्पेयर कर सकते हैं, या फिर उस काम में हमें कितनी एनर्जी अपनी डालनी है। तो चलिए, आइए किसी की कुछ अच्छी सी शेयरिंग है तो फिर लेते हैं हम। किसी को कुछ अच्छा सुनाना हो, बुक रीडिंग करते हुए अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो कुछ भी अच्छा बता सकते हैं। क्योंकि आज मैं चाहती हूँ मैं जितना कम बोलूँ उतना ही अच्छा है, हालांकि थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज कम होती हैं इस चीज की, बट थोड़ा सा अभी ये जो हमारा आज का जो चैप्टर है, ये बहुत ही सुंदर है। और हमारे अब जो टाइम जो चल रहा है आजकल, जिस तरह का माहौल है बाहर,
उससे बहुत रिलेट करता है। अब ये यहाँ पर क्या दिखाया है, इन्होंने एक पेड़ दिखाया है और इसके चारों तरफ कैसे जादू जो है वो बिखरा हुआ दिखाया है कि भाई कैसे हवा में जादू बिखरता है और हमारे अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। इसकी रीडिंग पहले हम स्टार्ट करते हैं, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। यह बहुत संभव है कि भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें। चमत्कृत सम्मोहित, मैरी एलन चेज, 1887 टू 1973, शिक्षाविद और लेखिका। तो ये जो मैडम एजुकेशनिस्ट हैं, ये भी इस चीज को मानती हैं कि आज से पहले हमने कभी देखा ही नहीं, कभी महसूस ही नहीं किया कि हम जो बाहर जाते हैं हमें इतनी तरोताजा हवा मिलती है जिसमें हम सांस लेते हैं। लेकिन आज जब मैं घर से निकली और मेरा ध्यान वहां पर गया कि इस नेचर में, इस संसार में, इस यूनिवर्स में जो हवा बहती रहती है, हर समय बहती रहती है, आज जब मैंने उसकी तरफ अपना पूरा ध्यान लगाया तो मुझे वाकई में इस पूरे यूनिवर्स में, इस जितनी भी ये जो ताजा हवा है हम जिसमें सांस ले पाते हैं, जब मेरा ध्यान उसकी तरफ गया तो मुझे उसकी कीमत पता चलती है कि हाँ, कैसे ये हवा हर समय बहती रहती है और हमें सांसें जो हैं वो दान करती हैं। कि अगर कोई मान ले कि भाई कहीं पर इस तरह का हमें रहना पड़ जाए, एक्सपीरियंस में आ जाए कि वहां पर हवा नहीं है और सांसें लेना इतना मुश्किल हो जाता है कि 2 सेकंड में हमारे को घुटन महसूस होने लग जाती है, कि जो ताजा हवा हमेशा बहती रहती है उसकी कदर हमने कभी की नहीं। लेकिन आज जब हमें 2 मिनट के लिए भी उसमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि भाई कोई कहीं फंस गया है या सांस लेने में ही प्रॉब्लम हो रही है, हमारे ही किसी सांस वाले पाइप में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उस समय पता चलता है कि ताजा हवा का, सांस लेने का, सांस छोड़ने का कितनी इम्पोर्टेंस है। तो उसके ऊपर ये 2 लाइन इन्होंने लिखी है कि आज जब पूरे ध्यान से मैंने अपनी मॉर्निंग वॉक की तो मैं जब वापस घर पर लौट कर आई तो बिल्कुल चमत्कृत कि भाई इतना मैग्निफिसेंट सब चीजें फील हो रही थी, बिल्कुल हिप्नोटाइज हो गई हैं वो अपनी आज की इस फीलिंग से। तो देखते हैं आगे रीडिंग में क्या कहते हैं ये। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे जरा सी भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है? हाँ, तो लेकिन सांस लेने के लिए तो आज तक कभी कोई कृतज्ञ होता ही नहीं है कि भाई ये तो परमात्मा ने देकर ही भेजा हुआ है। लेकिन अब हमारी तो सारी ही रीडिंग्स ये कह रही हैं कि हमें तो हर चीज के लिए कृतज्ञता दिखानी है। अब क्योंकि हम अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर चुके हैं, अपनी लाइफ के हर सेक्टर्स के ऊपर धीरे धीरे काम करते जा रहे हैं, तो जहां से हमारा जीवन शुरू होता है कि इस संसार में ये हवा है तभी हम सांस ले पाते हैं। 1 सेकंड को भी अगर ये हवा बंद हो जाए तो हमारा सांसें लेना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हम अपने इस संसार में बहती हुई, इस सृष्टि में बहती हुई हवा को भी अपनी कृतज्ञता देंगे ताकि हमारी ये जो नेचर है ये और बेहतरीन तरीके से काम करती रहे। तो उसके लिए भी, लेकिन कई लोग बोल देते हैं नहीं ये तो भगवान की दुनिया है, हवा तो बह ही रही है, भगवान ने हमें बनाया तो सांसें भी चल ही रही हैं। लेकिन जैसे ही थैंक्स गिविंग की तो ये सारा प्रोसेस और ज्यादा सुंदर होता है। कहीं ना कहीं हम अपनी गुड वाइब्स उसके अंदर डाल के उसकी क्वालिटी में और ज्यादा ज्यादा इंक्रीमेंट कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वह मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर एवं सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तत्व
को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। ये संयोगवश नहीं हुआ था। तो आज तक हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता, हमारा जितना भी ये सौर मंडल मंडल है, इसमें हमारे सारे प्लैनेट्स हैं, तो हर एक की जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना परफेक्ट तरीके से है कि सूरज जो है वो घूमता रहता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो और वो चक्कर लगाते हुए कभी किसी की आपस में टक्कर नहीं होती। यहाँ तो दो इंसानों को खड़ा कर दो कि भैया तुम घूमना शुरू कर दो, तो 2 मिनट के बाद सब चक्कर खा खा के और टक्करें खा खा के सब गिर जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा जो ये हमारा सौर मंडल है, कभी ध्यान दिया है कि कितनी चीजें सही सटीक तरीके से अपनी अपनी जगह पर अपना काम करती रहती हैं। तो न्यूटन कहते हैं कि जब मेरा ध्यान उस तरफ जाता है कि सूरज को अपनी कितनी गर्मी धरती पर फेंकनी है, कितना अपना पृथ्वी पर एक ऊर्जा देनी है, या फिर चंद्रमा हो गया या फिर दूसरे प्लैनेट हो गए, हर प्लैनेट अपना इतना परफेक्शन से काम करता रहता है। कभी सूरज अपनी गर्मी ज्यादा ऐसे नहीं देता कि जो रहने वाले लोग हैं वो झुलस जाएं या जल जाएं। लेकिन उसको अपना काम मालूम है कि मुझे कहाँ पर कितनी गर्मी देनी है, और वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपना काम करता रहता है। तो ये कुछ संयोगवश नहीं है कि भाई हम बोल दे ये बहुत ही बड़ा ये कोइंसिडेंस है, नहीं। हर चीज को इस यूनिवर्स ने इतने सलीके से, इतने तरीके से कि इसकी ये जगह है, इसका ये काम है, और सब अपने तरीके से कि भाई एक बोलते हैं ना बिल्कुल आदर्शवादी जैसे सैनिक हैं, बहुत ही कहना मानते हैं कि हर सैनिक को अपना अपना काम मालूम है, किसको रात को जग के पहरा देना है, किसको दिन में पहरा देना है, और सबकी ड्यूटीज क्या क्या है, किसी को कुछ बताना नहीं पड़ता। यूनिवर्स ने सारे सैनिकों को एक बार खड़ा कर दिया है, सबको उनका काम पहले ही दिन समझा दिया था कि आपको यहाँ रहना है, आपको यहाँ चक्कर लगाने, आपका ये काम है, और सब अपना अपना काम आज तक जब से ये पूरी सृष्टि बनी है तब से लेकर अब तक हर काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चलता आ रहा है। तो ये सारी चीजें कैसे क्रिएट हुई कि भाई यूनिवर्स, हम वही बोलते हैं ना कि यूनिवर्स जो है ना वो अथाह भंडार है, इतनी अबेंडेंस है वहां पर हर चीज की। जब वो इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स को तरीके से संभाल के रख सकता है, सारा सौर मंडल अच्छे तरीके से काम कर सकता है, तो हम जो इंसान है, मैं एक अकेले अपने आप को ले लूं तो वजूद भी नहीं मिलेगा इस पूरी सृष्टि में उसका। लेकिन वो इतना बड़ा यूनिवर्स हर चीज को तरीके से कर सकता है, तो क्या वो मेरी जिंदगी में ठीक काम नहीं हो सकते? उसने हर चीज सही तरीके से बनाकर मुझे इस धरती पर भेजा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ही अपने सोच विचारों से, उल्टे सीधे कामों से और अपनी नेगेटिव फीलिंग से सब चीजों का जो है वो बैलेंस जो है वो बिगाड़ के रखते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर सीखना है तो हम सौर मंडल से सीख सकते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में हर चीज को वेल मैनेज तरीके से अगर करने चले तो लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल सकती है। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। ये कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। ये कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। ये कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभव कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वह सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों मापदंडों। में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। ये यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। ये लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई है, रखी गई है, आदर्श ढंग से संतुलित है, और वह सब हमारे लिए है।
तो यूनिवर्स का जो है ना कि भई हाँ, किस तरीके से सारी चीज़ें काम करती है, तो आज के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस सब कर सकते हैं कि जो हमारा ये पूरा आकाशगंगा, जितने भी हमारे प्लैनेट सिस्टम है, प्लैनेटरी सिस्टम जो है, इसके बारे में अगर बैठ के अगर आज 15 मिनट हम रीड कर लें, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ, कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ दिस यूनिवर्स, कि भई कितना शक्तिशाली है ये पूरा यूनिवर्स, कि इसने हर चीज़ को इतनी तरतीब से सँभाल के रखा हुआ है। कि एक बार जब ये पूरी सृष्टि उसने बनाई तो हर चीज को अपने सलीके से हर एक को उसका काम बता दिया। अब सब काम बहुत ही सुंदर तरीके से खुद चलते रहते हैं, किसी को कुछ देखना नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं ये इंसान जो धरती के ऊपर बैठा ना, जो ये पृथ्वी प्लेनेट के ऊपर जो बैठा हुआ है हमारा इंसान, यही सब चीजें कि भाई सब जगह प्लास्टिक है, गंदा पानी है, कचरा है, धुआं है, तो हम ही ने कहीं ना कहीं अपने इस पूरे सिस्टम की जो है वो सारी गड़बड़ी की हुई है। यूनिवर्स ने, इस एग्जिस्टेंस ने हर काम को अपने सही सलीके से किया हुआ है। तो अब ये देखिए, हम अगर एक्सपीरियंस अगर देखें, हमारा जो अब ये लॉकडाउन हुआ, एक छोटा सा वायरस जो कि नजर भी नहीं आता है, मतलब सुई की नोक के अगर सुई की एक नोक देखें तो उसमें भी कम से कम हजारों वो वायरस के जो कीटाणु है वो हमें नजर आ जाएंगे। इतना महीन जो कि दिखता भी नहीं है, इस तरह का वायरस उसने पूरी कायनात को हिला के रख दिया है। कि आज तक जब से ये धरती बनी है, एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि पूरी मानव जाति जो है वो घरों में घुसकर बैठी हो। किसी को बोल दो कि आधा दिन आज तुम्हें घर में ही रहकर और सारा अपना करना है, घर से बाहर नहीं निकलना, तो सबको घुटन होने लग जाए कि हमें तो हैबिट ही नहीं है। लेकिन वायरस फैला, बीमारी फैली, लॉकडाउन हुआ और पूरी मानव जाति, पूरी मानवता, सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे संसार में सब लोग अपने घरों में बंद होकर रह गए कि घर से बाहर निकलेंगे तो वायरस का जो राक्षस है वो मार डालेगा हमें। अब ये क्या किया हुआ है, ये किसी और ने नहीं बनाया, ये इंसान का बनाया हुआ वायरस है जो सबको खाए जा रहा है। और हवा का जो हमें एक वैल्यू पता चली है कि क्यों हमारा इम्यूनिटी सिस्टम के कुछ भी उल्टी सीधी सब चीजें खा के, पोल्यूशन में जाके फैला के, हर तरीके से, मतलब कि पूरा जो पोल्यूशन एयर जो प्यूरिफाई, इतनी प्यूरिफाई अपनी रहती थी हवा, सारे में और सिर्फ पोल्यूशन की वजह से सबके रेस्पिरेटरी सिस्टम्स बिगड़े हुए हैं, सबका इम्यूनिटी सिस्टम बिगड़ा हुआ है। अब जाकर उसकी कदर पता चली कि क्यों हवा साफ होनी चाहिए, कि भाई क्यों हमें हवा जो है वो फ्रेश मिलनी चाहिए, अपनी प्लेनेट का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब जबकि हमें ये चीजें समझ में कभी नहीं आई और दिन पर दिन सब चीजें और बद से बदतर होती जा रही थी कि भाई हर जगह पोल्यूशन, गंदा पानी, गंदी हवा, कचरा सब फैला हुआ था, तो नेचर खुद अपने लिए स्टैंड लिया, नेचर ने खुद अपने लिए स्टैंड लिया। क्या किया, सारे इंसानों को बिठा दिया घर में बंद करके कि तुम्हारे बस के कुछ नहीं है, अब मैं खुद अपना ये काम करूंगी। सब घर में बैठे और नेचर देखो वापस से कितनी फिर से सुंदर हो गई। 50 साल के बाद आया था कि गंगा का पानी फिर से साफ दिख पाया है। वो पानी बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि पहले होता था। सारे पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए। हर किसी ने नोटिस किया होगा कि इतने सुंदर सुंदर पक्षी घर के बाहर आते हैं जो कि पहले दिखते ही नहीं थे। बर्ड्स की चर्पिंग पहली बार सुनने को मिली है सबको अपने घरों के बाहर, कि पेड़ बहुत सुंदर है, आसमान नीला दिखा है कितने सालों के बाद, रात को तारे नजर आते हैं। तो ये सारी जो सृष्टि है ना, ये बहुत पावरफुल है। अपने अब उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। कि पूरा 1 महीने के अंदर अंदर सारे रिजल्ट्स दिखने लगे थे कि भाई कैसे हम सब घरों में बंद हो गए। कि अब एक कुछ तो जोक्स भी आने लगे थे कि भाई कैसे इंसान अब घर में बैठा हुआ है, मतलब इंसान जो है वो पिंजरे में बंद है और पक्षी बाहर आसमान में, खुले पंछी आकाश में अपना खूब अपना लहराते हुए घूम रहे हैं। तो कितने तो इस तरह के मीम्स बने हैं कि देखो इंसान पिंजरे में है और पक्षी बाहर उस पिंजरे पर बैठा हुआ है। क्या, कि भाई इंसान, हम लोग सब अपने घरों में बैठे हुए हैं, बाहर पक्षी घूम रहे हैं अपने आकाश में खूब लहराते हुए मौज ले रहे हैं, मस्त हवा चल रही है, नीला आसमान है, नदियों का पानी दिखाते हैं टीवी में, न्यूज में कितना सुंदर हो गया है। अब
हर तरफ काम चल रहा है गंगा के लिए, ये प्लांट चल रहा है, ये इसके अंदर प्लांट चलेगा, अब इससे सफाई होगी। लेकिन जैसे ही हम घरों में बंद हुए, सारे प्लांट फेल हो गए, जितने भी लगे थे नए-नए, लेकिन खुद ही उसने अपनी सफाई कर ली। तो हम सोच सकते हैं कि ये नेचर जो है कितनी पावरफुल है, अपना हर काम करने में कितनी सक्षम है ये। आगे बढ़ते हैं। जब आपको ये एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारे समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि ये सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप ये सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा करने के लिए कितनी विराट अवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल, ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं, तो ये हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है, ताकि हम जिंदा रह सके। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। किसी को इम्पोर्टेंस जो फील कर पाए होंगे, जिनको वाकई में कि भाई अब ये जितना भी कोरोना काल जो चला या चल रहा है, तो जो इस प्रॉब्लम से जिन्होंने सफर किया होगा कि हाँ क्यों हर समय ऑक्सीमीटर लगाए लगाए घूमने के, हर 10 मिनट में ऑक्सीमीटर लगा के चेक कर रहे हैं। और तो और जो लोग काफी ज्यादा बीमार हो गए, उन्हें तो परचेस्ड एयर मतलब कि ढूंढनी पड़ी कि हाँ परचेस्ड एयर क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर, कि वो हवा का सिलेंडर हमारे पास आएगा, हमें सांसें मिलेंगी, तब जाकर हम जिंदा रह पाएंगे। क्यों हुआ? क्योंकि इस सृष्टि ने हमारे लिए जो ताजा हवा बनाई हुई है, हमने कभी उसकी कदर ही नहीं की है। हर तरफ पोल्यूशन फैलाया हुआ है, तो अब लगाओ ऑक्सीजन सिलेंडर और खींचो अपने अंदर सांसें। तो ये प्रॉब्लम हमने कितनी क्रिएट की हुई है, ये सबको अब इस लॉकडाउन के दौरान सबको पता चल गया होगा, इसकी जो कीमत है। ये इतना कीमती उपहार जो हमें इस नेचर से मिला हुआ है, इस प्रकृति से मिला हुआ है, कि क्यों अपना ध्यान रखना है, अपनी सांसों का ध्यान रखना है, अपने बाहर जो हवा बह रही है इस नेचर में उसका हमें ध्यान रखना है, वो क्यों साफ होनी चाहिए। सबको सब चीजों का पता चल गया है। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और ये तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपने की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वे जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। आज जरा ठहरे और उस सुखद हवा के बारे में सोचिए जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस ले और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांस ले और छोड़ें। ये काम 5 अलग-अलग समयों पर करें, और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। ये हमारी आज की प्रैक्टिस है कि हमें जाना है बाहर ताजा हवा में, अपने घर के बाहर जाना है, छत पर जाएं या बालकनी में जाएं, और फिर
इस हवा को महसूस करते हुए हमें गहरी सांसें लेनी है कि भई कम से कम 5 बार की इन्होंने प्रैक्टिस बताई है। ज़्यादा बार हम जितना मर्ज़ी कर सकते हैं कि नेचर के पास जाएँ, बैठें और लंबी गहरी साँसें लें और छोड़ें। और जब भी ये प्रैक्टिस हम कर रहे हैं तो हमें जादुई हवा के लिए धन्यवाद देना है कि इस हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं साँसें ले पाता हूँ। तो ये जो प्रैक्टिस हम करते हैं और हर साँस के बाद हमने धन्यवाद बोला, तो आज ये पहली बार समय आया जिसमें कि हम इस जादुई हवा का एक होता है कि भई एहसान जो आज तक हम लेते आ रहे हैं, उससे कहीं न कहीं कुछ परसेंटेज में, हालाँकि बहुत इम्पॉसिबल सी बात है कि हम एहसान लौटा पाएँ, बट हम अपनी कृतज्ञता के ज़रिए ये काम थोड़ा बहुत किसी परसेंटेज में कर पाएँगे। तो हवा के पास जाना है, हवा तो ऐसे घर में भी है, लेकिन जब नेचर के पास बैठकर हम ये प्रैक्टिस करते हैं, तो उसकी फीलिंग और ज़्यादा हमारे अंदर गहरा पाती है। कि जैसे ही हम किसी पेड़ के पास जाकर खड़े हुए, खुली सांसें, खुली हवा में जाकर बैठे और वहाँ जाके हमने जब डीप ब्रीथ करना शुरू हुआ, तब जाकर पता चलता है कि हाँ, ये जो ताज़ा हवा बह रही है, ये मेरे अंदर जब जाती है, तो मुझे कितना सुखद एहसास होता है। तो ये वाली जो हमारी प्रैक्टिस है, 5 बार इन्होंने बताई है और हर बार के बाद हमें धन्यवाद बोलना है। अभी की अभी कि भई हमारी लाइफ में हवा की कितनी इम्पोर्टेंस है। एक छोटी-सी प्रैक्टिस करके देखते हैं। थोड़ी-सी लंबी और गहरी साँसें लेते हैं। 4-5 बार लेते हैं ताकि हवा साँसें हमारी बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। थोड़ी-सी लंबी और गहरी साँसें 5 बार। अब अपनी साँस को थोड़ा-सा नॉर्मल करके और साँस अपनी रोक लें ज़रा। बहुत आराम से बैठना है और साँस अपनी रोक के रखनी है। जितना मैक्सिमम टाइम रोक पाएँ, उतना ही रोक के रखना है। जब रोक पाना मुश्किल हो जाए, तो अपनी साँसों को वापस नॉर्मल ले सकते हैं। अभी लेकिन जितना ज़्यादा हो सके उतना रोक के रखें। चलिए, वापस से अपनी साँसों को नॉर्मल लें और हर आती-जाती साँस को बहुत ध्यान से देखें। तो ये हमारी लाइफ होती है कि हमें जब 30 सेकंड के लिए भी अगर सांस अपनी रोक के रखनी पड़े तो ऐसे लगता है जिंदगी बस यही है, इसी समय सिर्फ 30 सेकंड भी हम अपनी सांसें नहीं रोक कर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो मिल रही है ना, फ्री में हवा मिल रही है, फ्री में सांसें मिल रही हैं, लेकिन आज जब हम इन सब चीजों के प्रति जागृत हो रहे हैं, हम अवेयर हो रहे हैं, तब हमें वाकई में एक वैल्यू फील हो रही है कि हाँ, ये जो ताजा हवा हमारे आसपास हर समय हर मूवमेंट बहती रहती है, इसकी कीमत क्या है। और आज ये प्रैक्टिस बहुत सुंदर रहेगी जब हम बाहर नेचर के पास बैठ के इस नेचर के लिए धन्यवाद, इस बहती हुई हवा को जब हम धन्यवाद देंगे, तो आज इसकी गहराई, आज इसकी कीमत, ये कितनी मूल्यवान है हमारे लिए हवा, आज इसकी कीमत वाकई में हमें पता चलेगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप ये जादुई अभ्यास खुले में करें ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि ये संभव ना हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो या जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं।
क्योंकि ये जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो, तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो, तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो, तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें, तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए ये कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। और ये जो डीप ब्रीथ की बात कर रहे हैं, ये वाकई में जब हम भरते हैं कि भाई जब सांस ले रहे हैं तो लेते ही जा रहे हैं, इतनी गहरी और लंबी सांस हमने ली कि वो हमारी नाभि तक पहुंचती है। लंबी गहरी सांस इस तरह से ले कि पूरा ध्यान अपना नाभि के ऊपर लगा ले, और जब तक लेते जाएं, जैसे को चेन बना लें कि सांस लेना हमने शुरू किया यहाँ से लेके और पूरा हमारा नाभि तक वो जा रहा है, इतनी लंबी सांस हमें लेनी है, लंबी और गहरी। और फिर जब छोड़ने लगे तब भी इसी तरह से छोड़नी है कि नाभि से उठाया और फिर उसको हमने बाहर छोड़ा। ये होता है लंबी और गहरी सांस लेने का तरीका। और जब इतनी गहरी सांसें हम लेते हैं तो अब हमें पता चलता है कि हाँ, कैसे वो हमें एक एक रास्ते में उसका जाता है कि जो हवा हमारे भीतर बह रही है कि जो बाहर बह रही है, जब हम उसे लेना शुरू करते हैं, अपने अंदर भरते हैं, तब उसकी असली एक वैल्यू हमें पता चलती है। क्यों? क्योंकि ये जो हवा हम अपने अंदर खींच रहे हैं, अगर ये ना हो तो हमारी लाइफ खत्म हो जाए, या फिर मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वही काम नहीं कर रहा, मेरा जो सांस का जो ट्यूब है वही, अगर उसमें कुछ कचरा कहीं फंस गया तो सांस लेने में ही दिक्कत हो जाती है। 30 सेकंड भी अगर हमारी सांस रुक जाए तो हमारे प्राण बिल्कुल निकलने जैसे हो जाते हैं। तो जितना डीप ब्रीद हम कर पा रहे हैं उतनी ही ज्यादा हमारे भीतर से कृतज्ञता की फीलिंग आती है। फिर जब हम इस हवा के लिए, इस बहती हुई हवा के लिए जब धन्यवाद बोलते हैं, तो वो वाकई में हमारे भीतर से निकल कर आता है। ऐसे नहीं कि भाई बुक में प्रैक्टिस में लिखा हुआ है तो इसीलिए सिर्फ हम बोल रहे हैं। एकाग्रता बढ़ती है डीप ब्रीथ करने से, उसकी फीलिंग हमें आती है कि हाँ, वाकई में सांस हमारे अंदर जा रही है। और डीप ब्रीथ इसी तरह से करना है कि लेना शुरू करें और तब तक लेते जाएं कि वो हमें अपने नाभि पर महसूस होने लगे। कई तो जैसे बहुत ज्यादा हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक पूरा जैसे होता है ना कि माला जपना होता है कि भाई एक यहाँ से शुरू किया और पूरा उसको घुमाया, इस तरह से वो पूरा घूमते जाए। इसी तरह से चेन का भी ये सांस लेने का भी एक हम इस तरह से चेन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ से ले गए, नीचे तक गए, फिर वापस छोड़ते हुए फिर यहाँ आए। तो जब इस तरह से हम करेंगे तब अंदर से हमारे ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है इस तरोताजा हवा के लिए। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है, जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कीमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। सोने में कैसे बदल सकता है? कृतज्ञता देकर, कि हम इतना ज्यादा हर समय ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, संसार में निहित हर चीज के लिए इतना अहोभाव हमारे भीतर भर गया है कि अब हम चलते फिरते पारस के पत्थर बन गए हैं, और जहाँ जिस चीज को छूते हैं वही सोने में बदल जाती है। तो जिस किसी ने भी ये पारस के पत्थर की कहानी बनाई होगी, वो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल यही है कि अब मैं हमेशा इतनी गहराई में रहती हूँ, हर समय अपने पास रहती हूँ, और हर इंसान के लिए, हर वस्तु के लिए, इस पूरी कायनात के लिए मेरे अंदर इतनी ज्यादा थैंक्स गिविंग रहती है, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड मेरे भीतर है कि मुझे हर तरफ सुंदरता ही सुंदरता नजर आती है। तो क्योंकि अब जब मुझे हर चीज सुंदर नजर आ रही है तो उसकी कीमत मेरे लिए बिल्कुल सोने जैसी है, कि जहाँ जिस चीज को मैंने देखा, जिसे मैंने छुआ, जिसको मैंने थैंक्स गिविंग की, वही वस्तु, वही इंसान, वही चीज सोने में बदल गई है। तो सोने में बदलना क्या होता है? वो यही होता है। क्यों? क्योंकि अब मुझे देखने का, मेरा देखने का नजरिया चेंज हो गया है। अब मुझे मेरे सामने वाली हर चीज सोने की ही नजर आती है।
जो मेरे रिश्ते हैं वो मुझे बिल्कुल सोने की तरह चमकते हुए सुंदर अब लगते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनके ऊपर वाक़ई में अपना धन्यवाद देकर उनके ऊपर काम किया है, कि जो रिश्ते में कहीं खटास पड़ गई थी, अब हर समय उसमें मुझे सुंदरता नज़र आती है, मुझे उसमें प्यार का सोना नज़र आता है। तो ये असली सोना है, वो गोल्ड वाला मेटालिक गोल्ड नहीं। सोना असली क्या है? प्यार का सोना, कि हर चीज में मुझे अब सुंदरता नजर आती है, कि जिस भी से भी मैं मिलती हूँ, जिस काम में मैं हाथ डालती हूँ, जिसके लिए भी मैं मदद करती हूँ, या मैं अपने घर में बच्चों के साथ रहती हूँ, बच्चों से प्रेम करती हूँ, तो मेरी तो जीवन में अब हर तरफ सोना ही सोना है। प्रेम का सोना हर तरफ बिखरा हुआ है, और जहां पर भी गए, जिससे मिले, जिससे प्रेम किया, जिस चीज को भी छुआ, बिल्कुल चलते फिरते ना ऐसे लगता है पारस के पत्थर हम बन गए हैं, और कहीं पर भी छुआ वही चीज हमारी सोने की बन गई है। तो ये प्रैक्टिस हमें क्या सिखाती है, कि आप हर समय इतनी कृतज्ञता में रहो, कि नेचर में भी, कि ये जो सांसें हम ले रहे हैं, इन सांसों के लिए भी धन्यवाद दो, क्योंकि ये सांसें चलती हैं तभी हमारा जीवन हमें मिलता है। सांसें रुकी तो जीवन खत्म। और सांसें कैसे चलती हैं? इस हवा के जरिए। ये हवा अगर बंद हो जाए, किसी को अगर कभी एक्सपीरियंस हुआ, जैसे हमें हुआ था, हम गए थे वृंदावन में और वहां पर हमारी लिफ्ट रुक गई बीच में। और क्यों? क्योंकि वेट, शायद थोड़ा सा लिफ्ट में और भी लोग थे साथ में, लिफ्ट रुक गई, और मुझे लगता है मुश्किल से 2 मिनट का वो टाइम हुआ होगा, और सब लोग इतने घबरा गए कि ये जो इस मोमेंट है ना, ये हमारा आखिरी पल है इस जीवन का, कि अगर 5 मिनट ये लिफ्ट नहीं खुली तो इतने सारे लोग हैं साथ में, सांसें कितनी लेंगे? छोटी सी लिफ्ट है, इसमें कितनी हवा होगी? इसको तो हम ले लेके खत्म कर देंगे ना। तो वो मोमेंट था, उस समय वो ताजा हवा की ना कीमत पता चल रही थी, कि खुले में सांस लेना और एक छोटी सी लिफ्ट में इतने जनों का एक साथ सांस ले पाना कितना मुश्किल हो रहा है। सब पसीने से तरबतर हो गए थे सिर्फ 2 मिनट के टाइम में। तो जब भी ये हवा की प्रैक्टिस आती है ना, मुझे हमेशा वो लिफ्ट वाला सीन याद आता है, कि हाँ, कैसे सांसें लेना इतना मुश्किल हो गया था। जो 2 मिनट पहले हम इतना घूमते फिरते और हंसी गप्पे कर रहे थे, सबके साथ खूब मजे कर रहे थे, इस लिफ्ट में फंसते ही 2 मिनट में सबको ऐसे हो गया था बस प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, अब तो निकल जाएगी, अब ये जान अंदर नहीं बचने वाली। उस टाइम लगा था कि बाहर निकलते ही सबने इतनी लंबी और गहरी सांसें ली ना, कि 2 मिनट के बाद वो जब सिक्योरिटी वाले आए, उन्होंने वो लिफ्ट का ऑपरेट करके सिस्टम और हमें बाहर निकाला। तो ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कहाँ से, जैसे नया जन्म आज हमें मिला हो। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की बात बता रही हूँ मैं ये। तो सोचो कि हमने क्या किया हुआ है अपनी प्रकृति के साथ। तो अब क्योंकि हमें इसकी कीमत पता चल रही है, तो हमारा फर्ज है कि भाई हाँ, कैसे सोसाइटी में हमें अवेयरनेस लेकर आनी है, कि भाई क्यों हवा साफ होनी चाहिए। ये बुक तो हमें बता ही रही है अपनी तरफ से, कि हाँ, हमें बाहर जाके सांसें लेनी है, बहती हुई हवा को कृतज्ञता अपनी देनी है, थैंक्स गिविंग करनी है। लेकिन एज ह्यूमन अगर हम लोग सोचें, तो हमारा इस प्रकृति के लिए भी एक फर्ज बनता है, कि जो ये नेचर हमें जीवन देती है, हमें सांसें लेने का मौका देती है, उसका हमें कैसे ध्यान रखना है। कि सोसाइटी में कुछ इस तरह की हम अवेयरनेस क्रिएट करें, जिससे कि ये हवा जो है, ये एनवायरनमेंट जो है हमारा, पोल्यूशन फ्री रहे। ये नहीं है कि भाई हर चीज को बस इस्तेमाल तो हम करते रहें और उसका कदर हम करनी छोड़ दें, नहीं। अगर किसी चीज को हम यूज करते हैं तो उसका ध्यान रखना, उसको सजा के रखना, उसकी कीमत समझना, ये सब भी हमारे फर्ज में ही आता है। तो सोसाइटी में कुछ इस तरह का काम हमें करना चाहिए, जिससे कि इन सब चीजों के लिए सबके अंदर अवेयरनेस आए, कि कैसे अपने एनवायरनमेंट को हम साफ सुथरा रखेंगे। तभी हमारे जो आगे की जो जनरेशन्स है, अभी चलो हो सकता है हमें सब चीजें फिर भी ठीक तरीके से मिल रही हैं, लेकिन अगर हम आगे आने वाले, अभी जो हालात चल रहे हैं इसमें सब बोल, भाई साइंस यही कहता है कि ये जो आपको पानी मिल रहा है पीने के लिए, या जो साफ हवा मिल रही है, अगर यही हाल रहा तो 20 साल के बाद आपको ये सब चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। हर इंसान का अपना एक ऑक्सीजन सिलेंडर होगा जो वो लेकर घूम रहा होगा। अभी थोड़े दिन पहले एक जो सुशांत सिंह राजपूत की जो लास्ट मूवी थी, उसमें वो जो एक फीमेल कैरेक्टर है जो वो हीरोइन दिखाई है, उसका देखा होगा ना, अगर किसी ने मूवी देखी होगी, कि हर समय वो लड़की
घर से जा रही है पार्टी के लिए, तब भी उसका सिलेंडर उसके साथ जाता है, क्योंकि वो सिलेंडर ही सिर्फ और सिर्फ उसको सांसें देता है। तो हर इंसान का यही हाल होगा कि सब अपना अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूम रहे होंगे, और जिंदा रहना है तो वो हर समय आपको साथ में लगाना ही पड़ेगा। तो अभी होना क्या चाहिए कि सब लोग मिलकर कुछ इस तरह का थोड़ा-थोड़ा सा अपने एफर्ट्स डालें इस एनवायरनमेंट को साफ करने में, ताकि जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स हैं, वो सब भी ज़िंदा रह पाएँ, उन्हें भी एक अच्छी लाइफ मिल पाए। तो हवा के लिए कृतज्ञता कहीं न कहीं हम जब आज से जब धन्यवाद देना शुरू करेंगे अपने नेचर में, तब कुछ तो हम अपने एफर्ट्स उसमें डाल ही रहे हैं, लेकिन फिज़िकल एफर्ट्स भी और डालने हैं कि कैसे हम अपनी सोसाइटी को सर्व करें, अपनी इस नेचर को बचाए रखने में। इसकी प्रैक्टिस पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? जादुई अभ्यास क्रमांक 23, जादुई हवा जिनमें आप सांस लेते हैं। पहली पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज 5 बार ठहरकर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। तीसरा, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द कहें, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच दीप्ति फॉर रीडिंग सो नाइसली। थैंक यू दी। तो अब आज की प्रैक्टिस क्या कहती है कि जब भी हमें ध्यान आए, कम से कम 5 बार खुली हवा में जाएं, और कि भई जब भी मन किया कि भई हाँ, बाहर खुले आसमान के नीचे हम गए, कभी भी किसी भी टाइम मिलता है 5 मिनट के लिए बाहर निकले, घूमना शुरू किया, और टहलते-टहलते हमें 5 बार लंबी और गहरी साँसें लेनी है, और हर बार धन्यवाद बोलना है इस जादुई हवा के लिए जिसके बहने से हमें साँसें मिलती हैं, या फिर मैं साँसें ले पाता हूँ। उस हवा के लिए आज हमें अपनी कृतज्ञता देनी है, क्योंकि ये हवा बह रही है तो हम ज़िंदा हैं। हवा सांस से दे पा रही है क्योंकि हमें, और वो भी तब तक ही दे पाएगी जब तक कि ये हवा बिल्कुल साफ-सुथरी है। चलिए, अभी आज किसी की कुछ शेयरिंग है, किसी का कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी मैं एक चीज कहना चाहूंगा। जी भैया। देयर आर टू पीस जो प्रेजेंट हमारी सिचुएशन चल रही है सोसाइटी में, आसपास, एनवायरमेंटली। ये आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट आज रेज किया है जो बुक रीडिंग के अंदर है। एनवायरमेंट, लव फॉर एनवायरमेंट। दो पीस हैं, से नो टू प्लास्टिक्स एंड से यस टू प्लांट्स, जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता चला जा रहा है। बट यस। हम लोग अनफॉर्चुनेटली इन दोनों चीजों के ऊपर बहुत कम ध्यान देते हैं। हम लोगों ने अपने घर पे एक प्रैक्टिस की हुई है भाभी। जैसे ही बारिशों का मौसम आता है, ये हमारे फादर ने हमें ये चीज इम्बाइब कराई कि बिफोर ऑनसेट ऑफ रेनी सीजन हम लोग 5 ट्रीज अपने आप बाय करके और कहीं ना कहीं पे लगा के आते हैं। तो ये एक ऐसी ईयरली आदत बन चुकी है कि हर साल 5 पेड़ लगाने ही लगाने हैं। मतलब उसके अलावा तो छोटे मोटे चीजों में नताशा बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं एनवायरमेंटली। बट आई थिंक ये दो चीजें, पीस जो है ना, इसको हमें सबको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर। नहीं, ये प्रैक्टिस वाकई में, जैसे मैंने कहीं पर पढ़ा था कि भाई हम जैसे समर्स में जैसे वो खाते हैं कि भाई हमारे घर में इतनी आम की गुठलियां होती हैं, इतने जामुन, क्योंकि आम और जामुन के जैसे पेड़ हैं उनके लिए आपको कोई सैपलिंग भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, कि आपने सीड्स इकट्ठे किए और चलते फिरते कहीं पर भी आपको दिखता है, आप अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो वो बीज आप वहां पर फेंक दो। तो
मैंने मतलब कि कितने कम से कम 150-200 मतलब कि सीड्स ऐसे डाले हैं कि हाँ यहाँ पर कच्ची मिट्टी है, कहीं गुजरे हैं। ड्राइवर को इवन बोल दिया कि भैया आम की गुठलियां हैं, कि भाई काट के उसको निकाल के धो के और रख देती थी मैं, कि एक बैग में डाल दिया ना और उसको दे दिया कि भैया तू जाके ना इसको डाला ना कहीं भी पार्क में। तो अगर कम से कम 150-200 अगर वो सीड्स मैंने डाले होंगे तो कम से कम उसमें से कुछ तो निकले ही होंगे पेड़। और अभी मैंने आजकल क्या, ये जैसे मेरी डॉटर है, शी इज वेरी मच अगेंस्ट ऑफ ऑल दिस प्लास्टिक थिंग्स, कि वो ऑनलाइन कुछ मंगवाती है तो वहां से मंगवाएगी जहां पर कि उस पैकिंग में प्लास्टिक नहीं आए। और अब जैसे हम लोग फ्रूट्स लेते हैं अपना घर के नीचे से, वेजिटेबल्स लेते हैं, तो मैंने अपनी एक बास्केट बनाई हुई है, एक वुडन हम्म। बास्केट है केन की। तो वो मैं उसको दे देती हूँ अपने हॉकर को कि भाई तू अपना सारा सामान इसमें डाल कर देना। अदरवाइज क्या होता है, वो एक जो सब्जी वाला जो है वेंडर, वो एक बार सब्जी लेने में कम से कम 10 थैलियां दे देता है। तो उसको बिल्कुल मना किया हुआ है कि मेरे घर में कोई भी आप एक भी थैली नहीं दोगे। मैं हमेशा उसको वो बकेट देती हूँ नीचे, बास्केट, कि आप सारी वेजिटेबल इसमें डालोगे। सेम मेरा फ्रूट वाले के साथ है कि हमें उसके साथ कोई भी प्लास्टिक बैग चाहिए ही नहीं चाहिए। अदरवाइज पहले क्या होता था, अगर मैं देखूं तो 2-3 साल पहले मेरे घर में एक महीने में कम से कम वो 200 पॉलिथीन इकट्ठी हो जाती थी, कि 3-4 दिन में भी हमने अगर फ्रूट लिए हैं, वेजिटेबल अगर लिए हैं, तो वो एक बार में कम से कम 10-10 थैलियां दे देते हैं। नींबू अलग, मिर्ची अलग। क्यों? क्योंकि भाई आपको छांटना नहीं पड़ेगा। सब लोग बोलते हैं कि भाई अलग अलग थैली में दिया करो, हमसे नहीं साफ होता। बट हम्म। मैं क्या करती हूँ, चाहे मटर है चाहे मिर्ची है, दोनों का शेप सेम है, कि हम इतनी मेहनत कर सकते हैं, हमारे हाथ सही सलामत है। तो आप एक ही बास्केट में डालकर दे दो, हम अपने आप उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। घर में जो फ्रीज में रखने के लिए भी हमने फ्रेश बैग्स मंगवाए हुए हैं, जो कि क्लोथ है, टॉवल वाला जो क्लोथ है, कि मेरे हम्म। फ्रीज में एक भी पॉली बैग नहीं मिलेगा। सारी वेजिटेबल्स वो फ्रेश बैग्स हैं टॉवल वाले क्लोथ के, उसी में ही सब अरेंज कर करके और उसके अंदर लगेंगे। तो राइट। ये थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस मतलब कि हमने शुरू की हुई है, क्योंकि हम लोग जाते हैं देखते हैं कहीं एक गार्बेज का वो ढेर पूरा लगा हुआ है, उसमें कम से कम लाखों लाखों मतलब कि पॉलीथीन्स दिखती हैं, और डिस्पोजेबल्स जो चले हुए हैं आजकल इतने ज्यादा। तो अब मेरी भी बहुत कोशिश रहती है, क्योंकि मेरी डॉटर इतना ज्यादा वो करती है ना हर चीज के लिए। तो अब मैं भी जब घर के बाहर जाती हूँ तो मुझे भी समझ में आता है कि हाँ डिस्पोजेबल्स यूज नहीं करने हैं। बहुत इमरजेंसी आ गई कि भाई अब तो करना ही पड़ेगा, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज कहीं पर प्लास्टिक की बोतल में पानी देते हैं, वो छोटी छोटी बॉटल्स आजकल सब जगह चली गई हुई हैं। मेरी डॉटर तो बिल्कुल पीती नहीं है, कहती है मैं 2 घंटे प्यासा रह लूंगी, मैं ये बॉटल नहीं लूंगी। तो वो कभी बिल्कुल कोई आता है। बिस्लेरी नहीं खरीदती है। कहीं पर ये छोटी बॉटल्स मिलती हैं, कभी पानी नहीं, कहती है 2 घंटे में मर तो नहीं जाऊंगे ना। हम्म। तो हाँ, जी हमने भी अपने क्लिनिक के अंदर वी स्टॉप यूजिंग थर्माकोल एंड ग्लासेस एंड ऑल, जैसे हमें चाहिए होता है पेशेंट के लिए। वी यूज ओनली पेपर ग्लासेस ना। चाहे वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है मैनेज करना, बट स्टिल एटलीस्ट इट इज सेफ। हाँ बिल्कुल, थोड़े से एफर्ट ज्यादा लगते हैं, मुझे लगता है कि भाई, और वो भी हम सिर्फ सोचते हैं कि भाई क्योंकि नो डाउट कि भाई डिस्पोजेबल जो है वो बहुत अच्छा है। तो उसमें क्या है, आजकल जो वो केले के पत्ते वगैरह से बनाते हैं, इस तरह की चीजें बहुत आई हुई हैं। अब जैसे लास्ट 2-3 फंक्शंस में मेरे घर में था, तो मैंने डिस्पोजेबल जो यूज किए वो मैंने मिट्टी के यूज किए। मतलब मैंने घर में बिल्कुल बंद ही किया हुआ है कि थर्माकोल और ये फाइबर वाले बर्तन आएंगे ही नहीं। प्लेट्स आ रही हैं तो वो मिट्टी की आ रही है या फिर वुड वाली आ रही हैं, जो पत्ते वगैरह से मिलाकर बनाते हैं। मिट्टी वाली सबसे अच्छी है कि भाई वो इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिशियली होती है, कि भाई धरती में जा रही है, मिट्टी से बनी हुई है, तो वो आराम से मिल जाती हैं उसमें। मिट्टी के बर्तन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब प्लास्टिक तो मेरे घर में, कि भाई कभी कभी होता है, मुझे भी लगता है कि नहीं इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल द थिंग्स, बट वो मेरी बेटी है ना, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल मार ही डालेगी मुझे। तो थैंक्स टू हर कि उसने मुझे भी इतना ज्यादा कि भाई अवेयर किया इन सब चीजों के लिए, कि भाई अगर हम कभी बोल भी दें, भाई पूरी दुनिया कर रही है, हमारे एक ना करने से क्या होगा। तो वो कहती है कि भाई एक आप तो करो, कम से कम हो सकता है आपको देख के और 10 लोग करें, उन 10 को देख कर हो सकता है आगे 100 लोग करें। तो कम से कम हमें कहीं से तो शुरुआत उसकी करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज तो बात ही नहीं बनेगी कि भाई
सब चीजें बिल्कुल ऐसे ही बेकार बेकार होती जाएंगी। और बिल्कुल हम देखते हैं, मैं भी थोड़े दिन पहले जिस दिन मेरा ये ब्लाइंड होम में डोनेशन वाला जो ड्राइव था, जब मैं वहां पर गई, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे एरिया में बनी हुई थी जहां पर मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा लेबर क्लास जैसे सब रहते होंगे। तो उनका जो बैक साइड था ना, वहां पर कुछ वो नाला सा बना हुआ था। एंड आई कांट टेल यू, इतना डिस्पोजेबल वहां पर, मतलब फाइबर प्लास्टिक के इतने बर्तन ढेर लगा हुआ था। मतलब वो जो नीचे नाला बह रहा था ना, वो तो दिख भी नहीं रहा था, ऐसे लग रहा था इसके अंदर बस ये डिस्पोजेबल और ये पॉलिथीन ही बह रहे हो। इतनी बुरी हालत थी वहां पर। तो उस दिन वहां पर वो सब चीजें देख के ना, कि यहाँ जो रह रहे हैं ना लोग, ये जो लेबर क्लास है, इनको पता भी नहीं है कि ये प्लास्टिक जो है, क्योंकि वहां पर इतनी अवेयरनेस नहीं है। और बहुत बुरा हाल था, मतलब कि अगर हम वहां का सिर्फ अगर कचरा निकालने लगे तो कम से कम 100 ट्रक कचरा निकले, सिर्फ डिस्पोजेबल का और प्लास्टिक का। इतनी बुरी हालत थी वहां पर। उस दिन तो मैंने तौबा कर ली कि भैया मेरे तो घर में बिल्कुल प्लास्टिक बैग्स आएंगे ही नहीं, बिल्कुल भी। कहीं से अननोइंगली आ गए तो अलग बात है, बट मैंने तो कसम खा ली थी कि मैं अपनी तरफ से कोई प्लास्टिक के बैग का सामान नहीं लेकर आऊंगी वहां पर। कि भाई अपने घर में कपड़े के बैग हम बनवा के रखें, या फिर अपना बैग कहीं जा रहे हैं शॉपिंग के लिए तो साथ में लेकर चले जाएं। बहुत सारे आजकल तो, क्योंकि जो लोग अवेयर हैं वो बहुत ज्यादा है, मतलब सोसाइटी के लिए काम कर भी रहे हैं इन सब चीजों में। तो इतना तो आई थिंक हम लोग कर ही सकते हैं। इतनी वैल्यूएबल जो सांसें हम अपने अंदर खींचते रहते हैं ना बिना बात पर, मतलब कि बिना कुछ कीमत चुकाए, और हर समय जिंदा रहने के लिए सांसें खींचते हैं। तो इतनी कीमत हमें अदा करनी चाहिए कि थोड़ा थोड़ा सा एफर्ट अगर हम करें इस सोसाइटी के लिए, इस प्रकृति के लिए, तो आने वाला टाइम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। नहीं तो हमारी जो आगे जनरेशन है उसका क्या होगा, बेचारे कैसे सरवाइव करेंगे, किसी को कुछ भी नहीं पता। जितना नेचर का ध्यान रखेंगे उतना नेचर हमारा ध्यान रखेगी भाई। एग्जैक्टली बहुत ही सुंदर है। देखिए आप ये जो लाइन बोल रहे हैं ना, इसमें सारी ही बातें आ गई कि भाई आपने उसका ध्यान रखा तो वो आपका ध्यान रखेगी। बहुत ही बिल्कुल। सुंदर। और एक जैसे मैंने और देखा था, एक कोई आर्टिकल आया था तो उसमें थोड़ा सा उनका उन्होंने डिस्क्राइब भी किया था कि चलो हम, कई बार होता है कि भाई बाहर जाके ना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम सब जो लोग रहते हैं ना, कम से कम हमारे घरों में इतनी जगह होती है कि पहले आप अपने घर को ठीक करो। आप अपने घर में, जैसे मेरी बालकनी है, कम से कम इसमें 300-400 प्लांट्स लगे हुए हैं, कि अगर मैं यहाँ पर बैठ जाऊं हर रोज 1 घंटा अपनी बालकनी में, तो मेरी सांसें बिल्कुल फ्रेश रहें। तो उन्होंने यही बोला कि आप बाहर जाकर भी लगाओ, बहुत अच्छा है, लेकिन जो आपका घर है ना, आप वहां से शुरुआत करो। कम से कम आप अपनी बालकनी में, घर के नीचे, छत के ऊपर इतने प्लांट्स लगाओ जितने कि वो सहन कर सकता है आपका जो घर का जो बैलेंस है, जो वेट है। उतने प्लांट्स भी अगर हम लगाएं, सोचो कि एक सोसाइटी है, वहां पर 100 घर हैं, और 100 के 100 घरों में ना बहुत अच्छे से प्लांटेशन हुई हुई है, सबने अपने अपने गार्डन बनाए हुए हैं, तो हमारी पूरी सोसाइटी में ग्रीनरी हो गई। इतना भी एफर्ट हमारे लिए बहुत होता है कि हम अपने घरों में प्लांट्स लगाना शुरू कर दें। कि भाई आपके घर के बगल में कोई पार्क है, वहां पर कोई बेनियन ट्री है, जैसे बेनियन ट्री और पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ किस लिए पूजा जाता है? ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई देवी देवता वास करते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा इसलिए होती है कि जब ये सारी दुनिया सो जाती है, तब वो हमारे लिए ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा क्वांटिटी में वो अपने अंदर से रिलीज करता है ना, कि भाई बहुत उल्टा ही सिस्टम चलता है, कि भाई वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। और उसके अंदर से जो क्वांटिटी निकलती है ऑक्सीजन की, वो कोई दूसरा पेड़ उसकी मतलब कंपटीशन में कर ही नहीं सकता उसका। इसलिए पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं कि पूरी दुनिया में पीपल के पेड़ हैं तो पूरी दुनिया में जिंदगी बनी रहेगी। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई पीपल के पेड़ जितने ज्यादा हो, ऑक्सीजन उतनी ही ज्यादा हमें अच्छी मिलती है। तो देखते हैं, आज ये हवा का चैप्टर था तो थोड़ा सा नेचर के ऊपर मुझे लगता है हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। बट अच्छा है कि भाई धीरे धीरे हम लोग ये सब चीजें सीख रहे हैं कि कैसे हमें अपने इस नेचर का ध्यान रखना है, कैसे इसको संभाल के रखना है, क्योंकि ये बहुत कीमती है। पेड़ पौधे हैं, साफ हवा है, तभी जिंदगी है, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है। चलिए
और किसी को कुछ अपना शेयरिंग, कुछ अच्छे थॉट्स अगर बताने हैं तो फिर कुछ हम अपनी आज की ग्रेटिट्यूड प्रेयर भी लेते हैं। आज कौन सुना रहे हैं? दीप्ति, तुम्हारे पास कोई प्रेयर नहीं है? तुम्हारे स्कूल की कुछ अच्छी प्रेयर होगी भाई, आप ही सुना दो। दी कल आज तैयार करूंगी, कल सुना दूंगी। ठीक है, चलिए फिर हम कल सुनेंगे एक बहुत ही प्यारी सी प्रेयर। एक्चुअली मुझे भी एक ध्यान तो आई थी, बट मेरा गला जो है वो साथ नहीं देता है, तो इसलिए मुझे दिक्कत होती है सुनाने में। दी आपका गला बिल्कुल ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज मैं यहाँ सेशन में बैठने से पहले भी इसको थैंक यू बोल रही थी कि बेटा थोड़ा सा साथ में रहना, धोखा मत देना आज मुझे बीच में। तो काम चल गया आज मेरा। चलिए, बहुत ही अच्छा, आज की प्रैक्टिस करेंगे। मौसम वैसे ही इतना मस्त है बाहर, बहुत ही प्यारा मौसम है। तो आज की जो प्रैक्टिस है इसे करने में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सुबह सेशन में आने से पहले मैं बाहर देख कर आई थी कि इतना, मतलब कि बोलते ना, सूदिंग सी हवा, कोई चिल्ड एयर नहीं है कि भाई हम कब कब आ रहे हैं उसके अंदर, आराम से जाकर बैठ सकते हैं। तो अभी सब अपना ही लैपटॉप बंद करना, कंप्यूटर, मोबाइल जो भी है बंद करना, और बाहर जाकर खुली हवा में सांसें लेना। उसके बाद ही चाय नाश्ता मिलेगा आज सबको बस। चलिए ठीक है, कल मॉर्निंग में मिलते हैं फिर हम सब लोग। दी हमारा सीक्रेट मूवी का एक पार्ट रह गया है अभी। एक पार्ट रह गया है, मुझे कल ध्यान आया था। तो एक्चुअली में मैं ऑर्गेनाइज भी करती हूँ, बट होता है क्या है, वही हमारे शाम के टाइम सब लोग अपनी पार्टीज में मस्त होते हैं। तो प्रेफरेबली यही है कि भाई हम लोग सब साथ में ग्रुप में देखें। सबको लगता है कि नहीं, टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर जितना पार्ट बचा हुआ है वो फिर खुद देखें। आप बताओ क्या करना है? अरे हमने देखनी है, लास्ट पार्ट हमारा रह गया है। नहीं तो साथ में बैठकर देखनी है। हम्म। ओके, जी। ठीक है। तो फिर आज हमारा थर्सडे है, तो परसों तो हमारा मेडिटेशन का ही सेशन हो जाएगा। मंडे को फिर हम लोग ट्राई करते हैं, मंडे को देखेंगे बैठ के सब लोग साथ में। ठीक है। चलिए, नीलम जी का आ रहा है सांसों की माला पे। नीलम दी, आपको ही आकर सुनाना पड़ेगा भाई ये तो। मंडे को हमारी मूवी स्क्रीनिंग हम लोग करेंगे। और I can sing only one line. Okay. हाँ This is हाँ, प्लीज प्लीज। सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम. Have a good day and be with yourself when you are in nature. Thank you for beautiful session. थैंक यू सो थैंक मच यू। फॉर सच ब्यूटीफुल वर्ड्स। ये वाला जो हम लोग भजन सुनते हैं या शब्द कीर्तन है, ये तो बहुत ही प्यारा है। इसको सुन के वाकई में लगता है कि वननेस की फीलिंग आती है जब इसे सुनने हम बैठे हैं। तो अब हम कहाँ कनेक्ट करते हैं कि सांसों की माला के साथ हम हर समय थैंक्स गिविंग की फीलिंग में है कि भाई सांस लेते जा रहे हैं और जो भी कुछ दिख रहा है, हर उस दिखती हुई चीज के लिए हम धन्यवाद बोलते जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा कनेक्शन बैठता है इस प्रैक्टिस के साथ ही। एंड वन मोर थिंग मैं बता रही थी कि हमारा परसों का जैसे मेडिटेशन का 5:45 का टाइम रहेगा भानु शर्मा जी के साथ फिर से। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने रिलेटिव्स में जिसको भी इनवाइट करना चाहें उन्हें कर सकते हैं। जूम आईडी हमारी बिल्कुल सेम रहेगी। तो जो ऐड हमने डाला था ग्रुप पे, उस ऐड को और साथ में जूम आईडी को आप शेयर कर सकते हैं किसी के भी साथ। और इस बार वो और ज्यादा इफेक्टिव मेथड लेकर आ रहे हैं हमारे लिए। और थोड़ा सा कह रहे थे कि सबको थोड़ा सा लग रहा था कि भाई और ज्यादा टाइम उसमें चाहिए। तो नो डाउट वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से इस बार सब चीजें, कि भाई आपके जो सीकर्स हैं सबको बहुत प्रेम है, सब लोग बहुत ध्यान में डूबे हुए थे, सबको आनंद आ रहा था। तो इस बार और ज्यादा उसमें आनंद की गहराई आने वाली है। तो परसों के लिए भी सब रेडी रहेंगे और जूम आईडी एंड ऐड सबके साथ आप शेयर कर सकते हैं।
क्योंकि मैं चाहती हूँ इस बार और ज्यादा एक बड़ा सर्कल हम क्रिएट करें। जितना ज्यादा सर्कल बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी फ्लो हमारा अच्छा बनेगा उस दिन। चलिए, गुड बाय ऑल। कल मॉर्निंग में फिर से मिलते हैं एक अपने प्यारे सुंदर चैप्टर के साथ। थैंक यू मीनू सिंह। थैंक यू दी। थैंक यू।